हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार राज्य के करंट अफेयर फरवरी 2022 के। इससे पहले मैंने पूरे 2021 के वीडियो डाल दिए थे। लगभग 2021 का मैंने एक कंपाइलेशन डाला था और अलग अलग भी डाले थे, जनवरी से लेके मई तक और जून से लेके दिसंबर तक। इनको 5 लाख लोग से ज़्यादा देख चुके हैं। फिर मैंने जनवरी का वीडियो डाला था, जनवरी 2022, उसको भी आपने बहुत सराहा। तो पेश करता हूँ फरवरी महीने का वीडियो, बिहार के करंट अफेयर। इसमें मैं सिर्फ बिहार के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा जो आपको बीपीएससी का एग्जाम जॉब आने वाला है 8 मई को, और जो दूसरे बिहार में एग्जाम समय समय पे हैं उनमें आपकी हेल्प करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बाइलिंगुअल होते हैं मेरे हमेशा से, यानी इनमें स्क्रीन पे लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश होती है, लेकिन मैं पूरा का पूरा हिंदी में समझाता हूँ जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को फायदा हो। बिहार की सरकार ने कौन सी कंपनी के साथ टाई अप करा है? बिहार में 149 जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उनमें बेहतर जो फैसिलिटी हैं वो मिले, ठीक है, जिससे जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें, रोजगार के जो अपॉर्चुनिटी हैं, जो मौके हैं वो दिए जा सकें। तो 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बेटर फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इसके लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ टाई अप करा है बिहार की सरकार ने। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। ये एयर इंडिया के चेयरमैन भी बने अभी अभी। तो कई लोग, जब मैं पूछता हूँ कि भाई टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, तो बोलते हैं रतन टाटा। रतन टाटा नहीं है, रतन टाटा अब काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और वो अब बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, ठीक है। समाज में वो योगदान देते हैं। अभी असम में उन्होंने बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल बनवाए हैं, तो वो अपना योगदान देते हैं, लेकिन कंपनी चलाने में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। तो एन चंद्रशेखरन इस कंपनी के चेयरमैन है टाटा के, और एयर इंडिया के चेयरमैन भी अब एन चंद्रशेखरन ही है। बिहार में एक तीर्थ स्थान है जिसको पुनौरा धाम बोलते हैं। पुनौरा धाम बिहार में कहाँ पे है? पुनौरा धाम जो है ये सीतामढ़ी में है। और ये अभी अभी चर्चा में क्यों रहा? देखो, कुछ लोग ये मानते हैं कि सीतामढ़ी में माता सीता का जन्म हुआ था, ऐसी मानता है बिहार में। और यहाँ पे माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर भी है जो बहुत मशहूर है, यहाँ पे श्रद्धालु पूरे भारत से आते हैं। तो पुनौरा धाम चर्चा में इसलिए आया क्योंकि स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट जो बनी है, जिसमें भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई जो भी प्लेसेस हैं हम उनको आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अयोध्या है, श्रृंगवेरपुर है, भद्राचलम है, रामेश्वरम है, जो भी जहाँ पे रामायण सर्किट ट्रेन भी आपने सुना होगा, रामायण एक्सप्रेस चलती है, तो उन सब जगह को हम आपस में जोड़ रहे हैं। तो अब उसमें पुनौरा धाम भी हमने इंक्लूड कर लिया है, ये भी अब रामायण सर्किट का हिस्सा होगा। स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में शुरू की गई थी, और हम बहुत तरह के इसमें टूरिज्म सर्किट बना रहे हैं। रामायण सर्किट बन रहा है, बुद्धिस्ट सर्किट बन रहा है, जैन सर्किट बन रहा है, इत्यादि, ठीक है। और कुछ योजनाएं और भी हैं पर्यटन को बढ़ाने के लिए, जैसे प्रसाद योजना। असल में क्या है, पहले दो योजनाएं चलती थी, एक का नाम था प्रसाद और एक का नाम था हृदय। प्रसाद में हम जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका विकास करते थे, और हृदय में जो हमारे विरासत स्थल हैं या जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे, उनका विकास करते थे। फिर प्रसाद और हृदय को मिला के प्रसाद बना दिया गया। अगर आप देखें, प्रसाद की स्पेलिंग है PRASAD, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी है PRASHAD। तो ये एच कहाँ से आया? ये एच यहाँ से आया एक्स्ट्रा, कि हृदय को खत्म कर दिया गया और हृदय को यहाँ प्रसाद में जोड़ दिया गया, तो ये बन गया प्रसाद, ठीक है। तो प्रसाद योजना में भी हम हमारे जो तीर्थ स्थान हैं उनका उनको डेवलप करते हैं, उनका हम विकास करते हैं। तो बिहार में जो बुद्धिस्ट सर्किट है, बिहार उसका भी हिस्सा है, क्योंकि भगवान बुद्ध की कल्पना बिहार के बिना जो है वो पूरी नहीं होती, क्योंकि बोध गया में ही उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, राइट। और इवन जो जैन सर्किट बन रहा है उसमें भी बिहार हिस्सा होगा, क्योंकि जैन धर्म से भी बिहार के कई इलाके हैं जो एसोसिएटेड हैं। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, पुनौरा धाम रामायण सर्किट का हिस्सा होगा और ये सीतामढ़ी में है। महावीर कैंसर संस्थान और रिसर्च सेंटर जो पटना में है, उसने इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ टाई अप करा है कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग के लिए। तो आपको बताना है वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, और ये जो टाई अप हुआ था वर्ल्ड कैंसर डे के दिन ही हुआ था, 4 फरवरी को। तो आंसर है 4 फरवरी। और 25,000 रुपए तक के आपके कैंसर के जो टेस्ट हैं वो फ्री हैं, राइट। 25,000 रुपए तक के जो टेस्ट हैं वो महावीर कैंसर संस्थान पटना आपके मुफ्त में करेगा, स्क्रीनिंग उनकी। तो इसके लिए इन्होंने इंडियन कैंसर सोसाइटी के साथ जो है वो टाई अप किया है। ये इंस्टीट्यूट, इसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया था 1998 में। अभी अभी
बिहार में एक वर्ल्ड क्लास जीनोमिक लेबोरेटरी बनी है कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। तो ये इनॉग्रेट की गई होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में। ये बिहार में कहाँ पे है? तो ये जो है मुजफ्फरपुर में है। वही मुजफ्फरपुर जहाँ की शाही लीची बहुत मशहूर है। होमी भाभा कौन थे? होमी भाभा को हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, ये 4 साइंटिस्ट हैं, इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होती है। हमारा जो ये एटम बम बनाने का जो सपना था, उसके लिए जो हमने प्रोग्राम शुरू करा था न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके जनक कहे जाते हैं होमी भाभा। अब अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कौन थे, तो वो थे विक्रम साराभाई। यानी हमारा सपना कि हम जो है स्पेस प्रोग्राम करें अपना, उसके फादर थे विक्रम साराभाई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सैटेलाइट मैन कौन थे जिन्होंने आर्यभट्ट सैटेलाइट छोड़ी थी 1975 में, तो वो थे उडुपी रामचंद्र राव, UR राव। इनको कहा जाता है सैटेलाइट मैन। और मिसाइल मैन किसे कहा जाता है फिर? मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। तो क्वेश्चन में बारीकियां हैं, उन्हें समझना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आपसे सैटेलाइट मैन पूछें और आप मार्क कर दें APJ अब्दुल कलाम। सैटेलाइट मैन थे प्रोफेसर UR राव और मिसाइल मैन थे APJ अब्दुल कलाम। और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये मुजफ्फरपुर में है। और अगर आपसे मैं पूछूं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, BARC, तो वो है ट्रॉम्बे, और ट्रॉम्बे मुंबई में है। अभी अभी बिहार में कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल बनेगा नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पे। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन से जिले में बनेगा, कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल। तो ये इसका उद्घाटन किया, इसकी नींव रखी हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटरवे और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। कहाँ पे? ये सारण डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। तो आंसर है सारण डिस्ट्रिक्ट। और इसमें खर्चा आएगा 78 करोड़ के आसपास। 78 करोड़। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 77,000 TEU। इतना ये ट्रैफिक ले पाएगा। ट्रैफिक मतलब कार्गो ट्रैफिक, कंटेनर ट्रैफिक, राइट, सामान की आवाजाही, जिसे हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। और आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि भारत में ये कंटेनर बनते नहीं हैं। अभी तक हम चाइना से खरीदते थे, लेकिन अब ये भारत में कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे भावनगर गुजरात में। तो भावनगर गुजरात में वो जगह है जहाँ पे कंटेनर हब बनेगी भारत की पहली। अभी अभी एक जहाज है MV लाल बहादुर शास्त्री, ये पटना से चला सामान लेकर, जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन है, उनको लेकर। और ये कहाँ तक गया? तो ये गया पटना से पांडु। और पांडु कहाँ है? पांडु जो है ये गुवाहाटी में है। तो आंसर है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्रा नदी पे है गुवाहाटी। तो गंगा नदी को भी पार किया पटना, और ब्रह्मपुत्रा नदी को भी पार किया। तो ये जहाज चला MV लाल बहादुर शास्त्री। इसको हरी झंडी दिखाई थी अगेन सर्बानंद सोनोवाल ने, जो हमारे बंदरगाह के जो मंत्री हैं, राइट। अच्छा, अगर ये पूछें ये पटना में कहाँ से चला, तो पटना में गई घाट पोर्ट पटना में है, वहां से चला। और 200 मैट्रिक टन भोजन लेकर ये गया। कोई डाउट इसमें? और एक जहाज और बताता हूं आपको, जो हल्दिया से पांडु तक चला। अभी अभी हल्दिया बंगाल में है, वहां से पांडु तक। ये सबसे लंबा जहाज है, 90 मीटर, जो ब्रह्मपुत्र नदी में चला। इसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। MV राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी आपको नहीं भूलना है। तो भारत में जलमार्ग जो है उनका भी विकास हम कर रहे हैं। और जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये है सादिया से धुबरी तक, सादिया से धुबरी। लेकिन जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है प्रयागराज से हल्दिया, वो सबसे बड़ा है। अब हम बात करते हैं फोर्टिफाइड ग्रेन। फोर्टिफाइड क्या होता है? संवर्धित। यानी कुछ ऐसे हमारे खाद्यान्न होते हैं जिनमें प्राकृतिक तौर पर कई चीज़ें नहीं होती, फिर उनमें हम बाहर से डालते हैं, राइट। तो जैसे चावल है, अब इसमें हम 3 चीज़ें हैं जो डाल रहे हैं। वो क्या क्या हैं? हम इसमें आयरन जोड़ रहे हैं, क्योंकि आयरन खून बनने के लिए ज़रूरी होता है। हीमोग्लोबिन, खासतौर पे महिलाएं और किशोरियां जिनमें मासिक धर्म के कारण खून की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसे कहा जाता है। तो आयरन डालेंगे हम इसमें। फिर हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिसे फॉलिक एसिड बोलते हैं। और हम विटामिन B12 भी डालेंगे, क्योंकि शाकाहारी व्यक्तियों में जनरली विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं उनमें कम होता है, जो वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं उनमें कम होता है। तो फोर्टिफाइड चावल में क्या क्या चीज़ें हम डालेंगे एक्स्ट्रा? आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। अंडरस्टूड? तो यही पूछा है इसमें कि कौन सी फोर्टिफाइड चीज़ है, कौन सी संवर्धित फसल है जो हम पब्लिक वितरण योजना के तहत बांटेंगे। तो ये है राइस, ये है राइस। अंडरस्टूड? तो ये हम लोगों को बांटेंगे, और पोषण अभियान का भी हिस्सा होगा ये।
मिड डे मील जो बच्चों को दी जाती है उसमें भी हम इस चावल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बिहार की सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि फोर्टिफाइड राइस बांटा जाएगा बिहार में भी। मुख्यमंत्री रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम बिहार की जो है, ये अब कौन सी अम्ब्रेला योजना, अम्ब्रेला मतलब होता है जो एक समग्र योजना होती है जिसके अंतर्गत फिर बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उसको बोलते हैं अम्ब्रेला योजना। तो कौन सी योजना के तहत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, कौन सी योजना के तहत जो रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम है वो चल रहा है? तो याद रखिए, ये है मुख्यमंत्री के 7 निश्चय, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना द्वितीय। ये मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उनके ये 7 निश्चय हैं। ठीक है, तो 7 निश्चय क्या हैं इनके? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें हर घर बिजली है, घर तक पक्की गली नालियाँ वगैरह, और अवसर बढ़े आगे पढ़ें, हर घर नल का जल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। ये है 7 निश्चय। और रूरल सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम भी अब इसी योजना के तहत लागू की जा रही है बिहार में। अंडरस्टूड? अभी ये सवाल ये कि योजना है क्या? तो देखो, ये जो योजना है इसमें हम हर जिले की कम से कम एक पंचायत जो है वहाँ पे सोलर लाइट लगाते हैं। सड़कों पे जो लाइट होती हैं वो सौर ऊर्जा वाली लगाते हैं। ये हमें कम से कम एक पंचायत में करना है, हर जिले में। तो ये योजना है। और 10 फरवरी 2022 को जब मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, बिहार कैबिनेट की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया कि अब ये 7 निश्चय के तहत ही ये योजना लागू की जाएगी। अभी अभी मुंगेर जो जिला है बिहार का, वहां पे एक रेल और रोड ब्रिज बना है, यानी रेल ब्रिज भी है, ये रोड ब्रिज भी है, गंगा नदी पे, नेशनल हाईवे 333B पे। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो 14.5 किलोमीटर है। तो आंसर है 14.5 किलोमीटर। इसमें यह भी याद रखिए कि ये मुंगेर और जमालपुर को बेगूसराय, खगड़िया से जोड़ेगा, और जो बिहार के दूसरे नॉर्थ बिहार के जिले हैं उनसे जोड़ेगा। और 14.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको बनाने में खर्चा आया है 696 करोड़ रुपए। तो 11 फरवरी 2022 को नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया, जो कि हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। और मुंगेर में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या कि 15 फरवरी का जो दिन है वो बिहार की सरकार शहीद दिवस के रूप में मनाएगी, क्योंकि मुंगेर में एक नरसंहार हुआ था। तारापुर करके जगह आती है, तारापुर नरसंहार, तो वो भी मुंगेर में हुआ था। बिहार का कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा माता सीता का बुत बनाया जाएगा, स्टैचू बनाया जाएगा, बस्ट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा, 251 मीटर ऊंचा होगा ये। ठीक है, तो ये बनाया जाएगा कहाँ पर? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में बनाया जाएगा। और कौन बनाएगा इसे? ये घोषणा अभी अभी करी थी रामायण रिसर्च काउंसिल और जूना अखाड़ा, उनके जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं जिनका नाम है महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्र नंद जी महाराज जी ने। उन्होंने कहा था कि 251 मीटर हाई स्टैचू माता सीता का होगा, और 108 स्टैचू बनेंगे माता सीता के टोटल। इनमें एक होगा 251 मीटर ऊंचा जो बीच में होगा, और उसके चारों तरफ जो होंगे वो 108 स्टैचू होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनेगा, स्टडी सेंटर भी बनेगा, और एक सीता कुंड भी है जो आपको पता होगा, पुनौरा में जो है, पुनौरा धाम सीतामढ़ी, वहाँ पे सीता कुंड भी है, जानकी कुंड जो है वो भी है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी बिहार के कौन से जिले में तारापुर शहीद स्मारक बना? तारापुर मैंने आपको बताया था, तारापुर में नरसंहार हुआ था बहुत बड़ा 15 फरवरी के दिन, और इसीलिए 15 फरवरी का जो दिन है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये घटना है 1932 की। तो आंसर है मुंगेर, मुंगेर में है तारापुर। तो क्या हुआ था यहाँ पे वैसे? देखो, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी थी। झंडा जो है वो फहराना चाहते थे ये। उस समय जो कांग्रेस के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे शरदुल सिंह कविशर, उन्होंने जो है लोगों को इकट्ठा किया था कि हम झंडा फहराएंगे। 14 फरवरी का दिन था, लोग तारापुर पहुंचे, और 15 फरवरी को उन्हें झंडा फहराना था। लेकिन लाठीचार्ज हुआ और गोलियां भी चली, और उसमें 34 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। 34 हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो अब 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा, और स्टेट फेस्टिवल का दर्जा इसे दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में अभी अभी जू सफारी शुरू हुई है। कहाँ पे हुई है जू सफारी? तो ये इनॉग्रेट की 16 फरवरी के दिन, 16 फरवरी 2022 को नीतीश कुमार जी ने जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया। राजगीर। और यहाँ पे एक फिल्म भी दिखाई गई, द ओशियन बायोस्कोप नाम की फिल्म भी यहाँ पे देखी मुख्यमंत्री जी ने। और टाइगर, लेपर्ड, बियर, डियर वगैरह ये सब जो जानवर हैं ये इस जू सफारी का हिस्सा होंगे। और आपको याद होगा कि राजगीर में ग्लास स्काई वॉक भी बना था, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ग्लास स्काई वॉक बना था। तो 480 एकड़ में ये जू सफारी होगी और 176 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आया है। इसकी नींव 2016 में रखी गई थी और फाइनली ये बनके तैयार हुई। इसका उद्घाटन 16 फरवरी के दिन नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार की सरकार में जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है उसके तहत जो मोटर व्हीकल टैक्स है उसमें कितना टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा। अगर आप मान लो अपनी पुरानी जो गाड़ी है वो आप पुरानी गाड़ी आप अपनी स्क्रैप कर देते हो तो नई गाड़ी खरीदते हो, राइट? तो उसमें जब आप अपनी नई गाड़ी खरीदोगे तो उसमें 25% आपको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा। 25% दिया जाएगा अगर आप प्राइवेट गाड़ी खरीदते हो, यानी नॉर्मल जो प्राइवेट गाड़ी होती है। अगर आप टैक्सी खरीदते हो, टैक्सी मतलब कमर्शियल व्हीकल, अगर आप कमर्शियल व्हीकल खरीदते हो तो 15% मिलेगा। तो देख के मार्क करना क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। टैक्स की छूट आपको, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है बिहार सरकार की, तो इसमें आपको 25% की छूट मिलेगी अगर आप कोई प्राइवेट गाड़ी खरीदते हो। यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल पूछा है, अगर पूछे कमर्शियल व्हीकल तो आंसर हो जाएगा 15%। 15%। और बिहार में कितना टैक्स लगता है व्हीकल के ऊपर? अगर आप 1 लाख तक की व्हीकल खरीदते हो तो आपको 8% टैक्स देना होता है, 8% टैक्स लेवी किया जाता है। अगर 1 से 8 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदते हो आप तो उस पर 9% होता है। अगर 8 से 15 लाख तक की खरीदते हो तो उस पर 10% होता है। अगर आप 15 लाख से ज़्यादा की खरीदते हो तो 12% टैक्स आपको भरना पड़ता है। अंडरस्टूड? बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार का आया था, 16वां आर्थिक सर्वेक्षण था ये, 16th इकोनॉमिक सर्वे आया था। तो इसके हिसाब से आपको ये बताना है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है। ठीक है, बिहार का पर कैपिटा इनकम है 50,555 रुपये। 50,555 रुपये, राइट? और इंडिया का कितना है? इंडिया का है 86,659। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बिहार में एक व्यक्ति एक साल में औसतन 50,555 रुपये कमाता है और इंडिया में एक व्यक्ति एक साल में 86,659 रुपीज़ कमाता है। इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। एनुअल जो है ये बताई जाती है। और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे ये भी बोलता है कि बिहार का जीडीपी उसमें 2.5% की ग्रोथ हुई फाइनेंशियल ईयर 21 में, जिसे बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी। बिहार के जीडीपी में 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली। बिहार का यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के जीडीपी में जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है, राइट? बिहार के जीडीपी में जो ग्रोथ है 2.5% हुई फाइनेंशियल ईयर 21 में। बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है बिहार में उसमें कितनी ग्रोथ हुई 5 साल में, 2016-17 से 2020-21 में। बिहार में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, एलाइड मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब कृषि, एलाइड में ये सब आ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल मधुमक्खी पालन है या एग्रो फॉरेस्ट्री है, मछली पालन वगैरह, ये एलाइड सेक्टर होते हैं। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में बिहार में जो ग्रोथ देखने को मिली वो थी 2.1% फाइनेंशियल ईयर 21 में, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, वित्तीय वर्ष 2021 में। अगर पूछें बिहार में जो लाइव स्टॉक है उसमें कितनी ग्रोथ हुई तो वो थी 10%, और फिशरीज में, मत्स्य पालन में, तो वो थी 7%। 7% की ग्रोथ फिशरीज में, 10% की लाइव स्टॉक में, और टोटल मिला के एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में 2.1%। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार के हिसाब से जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है बिहार में, वो कितना है, कितने प्रतिशत है? पिछले 10 सालों में अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ा है। अगर मैं 2011 सेंसस की बात करूं बिहार में तो 11.3% था शहरीकरण बिहार में, लेकिन अब है 15.3%। 15.3%, ठीक है। और 2011 सेंसस के हिसाब से पूरे भारत में जितनी शहरी आबादी है
बिहार में उसका सिर्फ 3.1% थी। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार के कितने जिले हैं जहां पे 25% से ज़्यादा अर्बनाइजेशन है? तो बिहार में सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं जहां पे 25% से ज़्यादा अर्बन आबादी है, अर्बनाइजेशन है। पटना में 44.3%, मुंगेर में 28.3% और नालंदा 26.2%। तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो मैंने एमसीक्यू के रूप में बना दिए हैं। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा रही वित्तीय वर्ष 2020 में? तो ये फिगर दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 20 के। तो पटना की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा थी। कितनी थी? पटना में थी 1,31,100 रुपये। ये बिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। दूसरे नंबर पे बेगूसराय है। बेगूसराय में जो पर कैपिटा इनकम है वो है 51,400 रुपये, यानी एक व्यक्ति एक साल में औसतन बेगूसराय में कमाता है 51,400। और फिर मुंगेर था तीसरे नंबर पे 44,300। चौथे नंबर पे भागलपुर था 41,800। फिर रोहतास था 35,800। लेकिन आपको नंबर 1 याद रखने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिए हैं मुख्य शहरों के। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं पटना तो बहुत ही आगे है, 1,31,100। दूसरे नंबर पे बेगूसराय रहा। और फिर उल्टा सवाल, यानी कि इसी के विपरीत इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बिहार में सबसे कम पर कैपिटा इनकम किसकी थी? यानी बिहार का सबसे गरीब एक तरह से कहा जा सकता है, जहाँ पे लोगों की आमदनी सबसे कम है, लोग एक साल में जो उनकी आय है पर कैपिटा सबसे कम है, वो कौन सा रहा? तो वो है शिवहर। ठीक है। शिवहर जो जिला है यहाँ पे सिर्फ 19,600 रुपये पर कैपिटा इनकम रही, सबसे कम। और सबसे कम वालों में आपको 2-3 बता देता हूँ। दूसरी सबसे कम है अरारिया में, यहाँ पे 20,600 रुपये। तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी, यहाँ पे 22,100 रुपये। पूर्वी चंपारण यहाँ पे 22,300 रुपये। मधुबनी 22,600 रुपये। तो ये सबसे गरीब, या आप कह सकते हैं जहाँ पे इनकम सबसे कम है, वो जिले रहे। बिहार की सरकार ने डिसाइड करा है कि कितने प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जिन्हें आदर्श अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा एक साल में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में। तो याद रखिए 100 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं, प्राथमिक उपचार केंद्र, जिन्हें मॉडल हॉस्पिटल के तौर पे विकसित किया जाएगा एक साल के अंदर। अंडरस्टूड? यहाँ पे रूम्स बनाए जाएंगे, टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाई जाएंगे, लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत किया जाएगा। बिहार की पहली स्टेट लेवल वर्चुअल पोस्टेज स्टैंप एग्जीबिशन हुई कहाँ पे? यानी कि आभासी तौर पर हुई डाक टिकट प्रदर्शनी। तो ये जो हुई थी अभी अभी, उसका नाम क्या था? आभासी थी तो कोई लोकेशन तो था नहीं, वो तो आभासी थी, वर्चुअल थी, डिजिटल थी। तो इसका नाम रखा गया था बिहार डिजिपैक्स। बिहार डिजिपैक्स। और इसका उद्घाटन किया था फागू चौहान ने, जो कि बिहार के राज्यपाल हैं, और ये 24 फरवरी 2022 को हुई थी। ठीक है। जब हम डाक टिकट, कई लोगों को शौक होता है डाक टिकट इकट्ठी करने का, उस हॉबी को कहते हैं फिलैटली। फिलैटली मतलब होता है डाक टिकट इकट्ठे करने का जो शौक होता है कई युवाओं को। कौन सी योजना है जो डाक विभाग ने चलाई है? बिहार में जो संचार विभाग है, संचार मंत्रालय, उसके डाक विभाग के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये चलाई गई है, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बिहार में भी इसको एनकरेज किया जा रहा है, दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना, ये एक्चुअली क्या है ना, बच्चों के लिए है, स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है। कक्षा 6 से लेके कक्षा 9 तक के बच्चों के लिए है। अगर अगर वो बच्चे हैं, अगर वो डाक टिकट इकट्ठी करते हैं, अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। तो आंसर है दीनदयाल स्पर्श योजना। बिहार में कौन सा जिला है जहां पे कम से कम 1,000 पिग हैं, सुअर हैं, जिनकी मृत्यु हो गई? पिग्स। तो ये है सरण डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे स्वाइन फीवर फैला, और उस वजह से स्वाइन फीवर काफ़ी कंटेजियस होता है। कंटेजियस मतलब जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाता है। तो इसका आंसर है सरण डिस्ट्रिक्ट। और स्वाइन फीवर भी दो तरह का होता है, एक होता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर और एक होता है क्लासिकल स्वाइन फीवर। क्लासिकल स्वाइन फीवर। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर और इसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है? अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा जानलेवा होता है। इसमें अगर किसी सुअर को ये हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, खून का रिसाव होता है, और लेकिन इससे ह्यूमन बींग को कोई खतरा नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल टू एनिमल फैलता है। फिर है क्लासिकल स्वाइन फीवर, इसको हॉग कॉलरा भी बोलते हैं, हॉग कॉलरा। इसमें जो जानवर होता है उसे डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं बुरी तरह से। ये भेड़ों में भी होता है,
मवेशियों में भी होता है और पेस्टी वायरस के कुछ प्रकार हैं उनसे फैलता है ये। तो ये होता है क्लासिकल स्वाइन फीवर। अभी अभी मैथिली बतख एक देखी गई नॉर्थ बिहार में, राइट। तो आपको बताना है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAG के द्वारा इसका नाम रजिस्टर कर लिया गया है, यानी कि मैथिली डक को एक पहचान मिली है अभी अभी। ये कहाँ पे है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज? ये करनाल में है, हरियाणा में। करनाल हरियाणा में, कल्पना चावला का शहर जिसे बोलते हैं करनाल, तो करनाल में है। अब इसने मैथिली डक को पंजीकृत कर दिया, इसका नाम रजिस्टर कर लिया। तो ये कहाँ पे है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा में है, तो आंसर है हरियाणा। तो मैथिली डक अब नई पहचान बनेगी बिहार की। और ये जो डक है, राइट, इस पे एक वैज्ञानिक भी काम करती हैं, डॉक्टर रीना कमल। उनके मुताबिक ये जो डक हैं इन्हें खुद के नाम दिए जाते हैं, जैसे पूर्णिया में, कटिहार में, अरारिया, किशनगंज, मोतिहारी वगैरह, यहाँ पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन अब इनको मैथिली डक को एक प्रॉपर नाम ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के द्वारा दिया गया है। ये जो बतख होती हैं बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं, क्लाइमेट रेजिस्टेंट होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि बिहार में 50 से 60 हज़ार मैथिली डक हैं अभी आज की तारीख में। ये अंडे बहुत कम देती हैं और इनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो है वो प्रॉपर की जा रही है। कौन सी कंपनी है जो बिहार में 4000 टावर लगाएगी 4G टावर? ये 15 अगस्त 2022 तक लगा देगी। तो ये कंपनी है BSNL, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। तो 4000 टावर जो हैं BSNL लगाएगी 4G के लिए। अभी बिहार में 2800 मोबाइल टावर हैं 2G और 3G के लिए। इन सबको भी 4G में अपग्रेड किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। इनमें से बिहार का कौन सा खिलाड़ी है जो पहला खिलाड़ी बना जिसने अपने पहले ही मैच में रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी बना दी? ट्रिपल सेंचुरी, इनका नाम है शकीबुल घानी और इन्होंने 341 रन बनाए। शकीबुल घानी कहाँ से हैं? ये ईस्ट चंपारण से हैं। ये मैच किसके खिलाफ हुआ था? ये मैच कोलकाता में हुआ था, जादवपुर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हुआ था और वहाँ पे इन्होंने ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो दी थी। ये मैच मिजोरम के खिलाफ हुआ था, ठीक है। तो 341 रन बनाए इन्होंने, 56 चौके मारे और 2 छक्के मारे और 341 रन इन्होंने सिर्फ 405 गेंदों में बनाए, जो कि टेस्ट मैच के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। पहली बार है कि रणजी ट्रॉफी में पहले ही मैच में किसी ने 300 रन बना दिए और शकीबुल घानी ने ये करके दिखाया, ठीक है। आज की तारीख में ये मोतिहारी में रहते हैं, लेकिन वैसे ये ईस्ट चंपारण के हैं। बिहार में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पक्षी है जिसका आवास बनेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण में आता है। वैसे बिहार में एक और टाइगर रिजर्व बन रहा है, कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक ही है अभी, तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे एक ही, नेशनल पार्क भी एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो टाइगर रिजर्व भी है। तो ये मोर का आवास बनेगा, मोर का अधिवास क्षेत्र बनेगा, पीकॉक हैबिटेट बनेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। हम चाहते हैं कि जो पीकॉक हैं वो यहाँ पे बढ़ें, राइट। सरकार चाहती है कि जहाँ पे पीकॉक की संख्या ज़्यादा है, जैसे मदनपुर, गनौली, वाल्मीकि नगर, गोवर्धन और मंगूराहा जंगल जो हैं, वहाँ पे पीकॉक की जो संख्या है वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जाए, उनका एक आवाज़ बने अब। और पीकॉक 26 जनवरी 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी डिक्लेयर किया गया था, राइट। और 2 तरह का मोर होता है दुनिया में, एक तो ब्लू पीकॉक होता है जो इंडिया में मिलता है, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में, और दूसरा होता है ग्रीन पीकॉक जो इंडोनेशिया और म्यांमार में पाया जाता है। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनय सिंह, अनुनय सिंह ये पहले खिलाड़ी हैं बिहार के जो IPL में बिके, IPL में इनकी नीलामी हुई। वैसे तो और भी खिलाड़ी थे जिनकी नीलामी होनी थी पर वो बिक नहीं पाए, ठीक है। तो खिलाड़ियों की जो ऑक्शन हुई थी, अनुनय सिंह ही सिर्फ बिके। तो कौन सी टीम ने इन्हें खरीदा? कोई IPL में पहली बार बिहार के इतिहास में कोई खिलाड़ी है जो IPL में खेलेगा, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हैं और टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स। 20 लाख रुपए में इनकी नीलामी हुई थी, 20 लाख रुपीज़ में हुई थी ऑक्शन के दूसरे दिन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है अभी कौन सी ट्रेन को रिप्लेस करेगी जो हावड़ा, रांची और वाराणसी के बीच में चलती है? अब वंदे भारत ट्रेन चलेगी, ठीक है, और ये रिप्लेस करेगी
जो ट्रेन पहले से चलती है, जनशताब्दी एक्सप्रेस। जनशताब्दी एक्सप्रेस पटना से हावड़ा, पटना से रांची और पटना से वाराणसी चलती है। ये इसे कौन चलाता है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे चलाता है इसे। और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो पाटलिपुत्र स्टेशन से लखनऊ में चलेगी। ठीक है, पाटलिपुत्र स्टेशन से लखनऊ में चलेगी, दीघा ब्रिज से होके गुजरेगी। और जो जनशताब्दी ट्रेन होती हैं उनकी स्पीड 110 से सिर्फ 130 होती है, लेकिन वंदे भारत की स्पीड 160 तक जा सकती है। 160 तक जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलिए ये बताइए, इस बार जब बजट आया था तो बजट में घोषणा की गई थी कि कितने वंदे भारत ट्रेन है भारत में जो चलाई जाएंगी अगले 3 सालों में। देखते हैं इसका आंसर कौन लिख के बताता है। अभी भारत में सिर्फ 2 ही वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो चलती हैं। अभी अनाउंस हुई है एक कि अब खजुराहो तक भी चलेगी, दिल्ली से खजुराहो, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है। तो 2 ही चलती हैं, एक तो पहली दिल्ली से वाराणसी और दूसरी दिल्ली से कटरा। कटरा जम्मू कश्मीर में, वाराणसी यूपी में। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। बख्तियारपुर घाट ये कौन सी नदी पे है? गंगा को अब बख्तियारपुर में घाट पर लाने की तैयारी, ये न्यूज़ आई थी अभी अभी। तो बख्तियारपुर घाट जो है ये गंगा नदी पे बख्तियारपुर में, तो आंसर है गंगा। यानी नदी का नाम पूछा है तो आंसर है गंगा। और बख्तियारपुर से दूर हुई गंगा को शहर के निकट लाने की कवायद अब चल रही है बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है। और गंगा जो है नदी बिहार में फ्लो करती है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। और झारखंड में सिर्फ एक ही जिला है जहाँ पे गंगा नदी फ्लो करती है, वो है साहिबगंज। सिर्फ साहिबगंज को छूती है, बाकी झारखंड में गंगा नदी कहीं भी नहीं जाती। बिहार में बहुत सारे जगह पर वो जाती है। तो बिहार में गंगा नदी कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से निकलती है, ये ऑफिशियल वेबसाइट अगर मैं बताऊँ आपको सरकार की जो है वो ये कहती है कि ये बक्सर से एंटर करती है, राइट, और भागलपुर से निकलती है। हालांकि कुछ वेबसाइट कटिहार भी बोलती हैं कि कटिहार से निकलती है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट जो है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की, वो कहती है कि गंगा नदी बक्सर में एंटर करती है और भागलपुर से, बिहार से बाहर निकल जाती है। मशहूर लेखिका लिली रे ये कौन सी भाषा से संबंधित हैं? इनका निधन हो गया, तो ये मैथिली भाषा में लिखती थी। लिली रे बहुत ही जानी मानी महान साहित्यकार थी। 26 जनवरी 1933 को इनका जन्म हुआ था मधुबनी में। इन्होंने दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। और इन्होंने, इनका सबसे फेमस उपन्यास जो है वो है मरीचिका। मरीचिका, मरीचिका उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और इनको 2004 में प्रबोध साहित्य सम्मान भी मिला था। बाकी इन्होंने और भी बहुत उपन्यास लिखे हैं, लाली गुरौंस, पटाक्षेप धारावाहिक, उपसंहार, जीजी विशा, रंगीन पर्दा, और भी बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। बिहार के कितने जिले हैं जहां पे महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे? तो बिहार में महिला शक्ति केंद्र जो हैं वो 5 जिलों में खोले जाएंगे। तो इस योजना की शुरुआत जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये होंगे केंद्र। और इसमें जो खर्चा होगा 60-40 के अनुपात में होगा। 60% खर्चा करेगी केंद्र सरकार और 40% खर्चा जो है वो इसमें राज्य की सरकार करेगी। ठीक है, तो ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करना, प्रशिक्षित करना, ताकि महिलाएं अपनी क्षमता से अपना अधिकार प्राप्त कर सकें, ये हम इसमें कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए 5 जिलों में बनेंगे: औरंगाबाद, नवादा, जमुई, कटिहार और मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे कमीशन किया गया है? बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है दरभंगा में ये कमीशन किया गया है। दरभंगा जहाँ पे एयरपोर्ट भी बना था। ठीक है, तो ये किस कंपनी ने बनाया है? ये आवाड़ा एनर्जी नाम की कंपनी है, उन्होंने ये बनाया है। प्राइवेट कंपनी है, तो इन्होंने ये बनाया है। इसकी क्षमता है 2 मेगावाट। और पानी पे आप तैरते हुए सोलर पैनल छोड़ दो, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग से जगह नहीं चाहिए होती। सोलर पावर प्लांट को बनाने के लिए आप पानी का ही जो सतह है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दरभंगा में ये खुला है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज यानी फॉरेस्ट्री कॉलेज ये कहाँ पे बन रहा है? तो याद रखिए ये बन जाएगा मुंगेर में। तो ये बिहार के मुंगेर में देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज होगा। तो आंसर है इसका मुंगेर। और भारत का पहला कहाँ पे है? क्योंकि मैंने कहा ये भारत का दूसरा होगा, तो पहला जो फॉरेस्ट्री कॉलेज था वो देहरादून में खुला था। और ये जो मुंगेर में फॉरेस्ट्री कॉलेज की नींव रखी थी नीतीश कुमार ने 2019 में रखी थी, अभी ये बन के तैयार हो गया है।
बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पे बनेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये कैमूर में बनेगा। ये घोषणा करी अश्विनी कुमार चौबे ने, जो बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने कहा कैमूर में स्थापित किया जाएगा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। अभी अभी खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये भी कैमूर जिले के रहने वाले हैं। ये हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी बिहार में खादी का प्रचार और प्रसार करेंगे। खादी संगठन जो है, जिसे बोलते हैं खादी और ग्राम उद्योग आयोग, ये कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये हमारे एमएसएमई मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, इसके मंत्री हैं नारायण राणे। और भारत में हम एमएसएमई बोलते किसे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, खास तौर पे स्टेट पीसीएस की परीक्षा के लिए। देखो, पहली होती है माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म उद्योग। ये उसे बोलते हैं जिसमें 1 करोड़ तक का निवेश हो या 5 करोड़ तक का सालाना कारोबार हो। मान लो आप कोई काम शुरू करते हो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, तो क्या वो माइक्रो इंडस्ट्री है? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर आपका निवेश 1 करोड़ तक है और सालाना कारोबार 5 करोड़ तक है, तो उसे बोलेंगे माइक्रो या सूक्ष्म। दूसरा होता है स्मॉल, यानी लघु। लघु उसे बोलते हैं जिसमें 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हो, निवेश, और 50 करोड़ तक का कारोबार हो या टर्नओवर हो साल का, उसे बोलेंगे लघु। और तीसरा होता है मझोला उद्यम, यानी मीडियम, मध्यम उद्यम बोल सकते हो, मझोला मीडियम। मीडियम बोलते हैं जिसमें 50 करोड़ तक का निवेश हो और 250 करोड़ तक का सालाना कारोबार हो। तो ये नई लिमिट आई थी सरकार की 2021 में। तो ये आपको अपडेटेड रहना है इस तरह की चीज़ों से, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मीडियम किसे बोलते हैं? 50 करोड़ तक का निवेश और 250 करोड़ तक का कारोबार। अभी अभी दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड बिहार से एक व्यक्ति को मिला है। ये किसे मिला है? तो ये मिला है पटना निवासी फिल्म अभिनेता और निर्देशक दीप श्रेष्ठ को। आंसर है दीप श्रेष्ठ। इनको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, इन्होंने कई मशहूर म्यूजिक एल्बम बनाए हैं और भक्ति के गीत भी बहुत सारे, लोकगीत भी बहुत सारे गाए हैं। बिहार के कई कलाकारों को भोजपुरी फिल्म उद्योग में काम करने का अवसर भी इन्होंने दिया है। तो अभी अभी इन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये बिहार के कितने जिलों से होके गुजरेगा? तो याद रखिए, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मतलब होता है बुलेट ट्रेन, हम इसे बुलेट ट्रेन भी बोलते हैं। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। और वाराणसी से लेकर हावड़ा तक जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो बिहार से भी होके जाएगी। इनफैक्ट वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है ना, ये दिल्ली कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। तो ये कनेक्ट करेगा वाराणसी, गया और कोलकाता वगैरह को। टोटल 760 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। तो आंसर है इसका सी। गया, औरंगाबाद और रोहतास जो है उनको ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन जो है वाराणसी से हावड़ा तक जाएगी। ये किस किस से होके जाएगी? कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये सब झारखंड में है। और बिहार में सासाराम, सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद और गया। तो आंसर है गया, औरंगाबाद और रोहतास। बिहार का पहला कागज रहित कलेक्टोरेट कौन सा बना है? पेपरलेस कलेक्टोरेट, तो ये बना है सहरसा। सहरसा जिला बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्टोरेट अभी अभी बना है। इससे पारदर्शिता आएगी। और यहाँ पे लगभग 1,75,000 पेजेस हैं और 2,000 फाइलें हैं जिनको स्कैन किया गया है और पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम बनाया गया है। तो पहला पेपरलेस कलेक्टरेट होगा बिहार का सहरसा। बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे पहली बार नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया? नैनो यूरिया लिक्विड जो होता है उसका छिड़काव किया गया। ये गांव का नाम है गोसैनपुर। गोसैनपुर ये चौसा में आता है, बक्सर में। तो आंसर है बक्सर। बक्सर में ड्रोन्स की मदद से जो है नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कौन सी योजना है जो बिहार सरकार ने शुरू करी है जिसमें सरकारी अस्पतालों में नीम के पेड़ लगाए जाएंगे? तो इस अभियान का नाम है नीम हकीम। नीम हकीम अभियान। बेसिकली क्या है ना, 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने निर्धारित किया था। और जो नीम के पेड़ होते हैं अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। नीम वायु को शुद्ध करता है और नीम की पत्तियों के सेवन से कई रोग भी मिट जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो ये पेड़ लगाए जाएंगे सरकारी अस्पतालों में। इस अभियान का नाम है नीम हकीम। कितने इंडस्ट्रियल पार्क हैं जो बिहार में बनेंगे? ये बिहार बजट में घोषणा की गई है अभी अभी। बिहार में 7 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, 7 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। तो ये कहाँ कहाँ बनेंगे?
ये 7 इंडस्ट्रियल क्लस्टर कौन से बनेंगे बिहार में, ये मैं आपको बता देता हूँ। बेगूसराय में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर। बेतिया जो वेस्ट चंपारण में, यहाँ बनेगा टॉय क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क। ठीक है। मोतीपुर मुजफ्फरपुर, यहाँ बनेगा मेगा फूड पार्क और फार्मा और सर्जिकल पार्क। और गरौल वैशाली, यहाँ बनेगा प्लास्टिक पार्क। तो इनमें कोई भी एग्जाम में आ सकता है। पूछ लेंगे भाई टॉय क्लस्टर कहाँ बनेगा, तो आंसर है बेतिया। पूछ लेंगे कि भाई मेगा फूड पार्क कहाँ बनेगा, तो आंसर है मोतीपुर मुजफ्फरपुर। तो इस तरह से ये टोटल 7 क्लस्टर बनेंगे, बजट में अनाउंस किए गए। अभी अभी बिहार में कौन सी ऐसी पहली जेल है जिसको ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है FSSAI से? तो ये जेल है नवादा जेल। नवादा जेल जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। FSSAI जो होता है खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है हमारा FSSAI, और ईट राइट सर्टिफिकेट मिलना मतलब यहाँ पे जो भोजन है वो बहुत ज़्यादा स्वच्छ तरीके से बनाया जाता है, पोषक है कैदियों के लिए, हेल्थ फ्रेंडली है, क्लीन है एकदम। तो ये सर्टिफिकेट मिलना आसान नहीं होता, लेकिन नवादा जेल जो है नवादा जिला बिहार कारा मंडल में, वहाँ पे इसको ये मिला सर्टिफिकेट। तो ये बिहार की पहली ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट इसे मिला है। बिहार में नाबीनगर ऊर्जा ताप संयंत्र, नाबीनगर थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? इसकी जो क्षमता है वो बढ़ा दी गई है। अभी इसकी तीसरा यूनिट भी स्टार्ट हो गया है। तो याद रखिए 559 मेगावाट इसकी क्षमता और बढ़ गई है। अब नाबीनगर में है ये, नाबीनगर औरंगाबाद में है, तो आंसर है औरंगाबाद जिला साउथ बिहार। तो ये जो प्लांट है नाबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी से बोलते हैं। अब इसकी क्षमता कितनी हो गई है? 1980 मेगावाट हो गई है। पहले इसकी क्षमता थी 1320 मेगावाट, लेकिन अब इसकी क्षमता 1980 मेगावाट हो गई है। राइट। और इसमें ज़्यादातर जो कैपेसिटी बढ़ी है, ये 85% इसका बिजली बिहार को मिलेगी। ये जो 559 मेगावाट इसमें जोड़ा गया है ना, इसका 85% बिहार को मिलेगा और बाकी यूपी झारखंड वगैरह को बेच दिया जाएगा। राइट। तो बिहार की बिजली की जो क्षमता है वो बढ़ी है। और ये प्लांट है किसका? नाबीनगर वाला, ये NTPC का है, ये भी नहीं भूलना है। ये प्लांट किसका है? तो ये NTPC का है। तो ये थे बिहार के बहुत ही विस्तार से कवर किए गए करंट अफेयर। अपने आप में ये वीडियो समावेशी है, परिपूर्ण है, लेकिन रिवीजन आपको अच्छे से करनी है क्योंकि तथ्य बहुत सारे हैं और ये दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें भी आपकी हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म वीडियो है, ऑब्वियसली बिहार के पूरे साल तक एग्ज़ाम चलेंगे और 67, 68 BPSC वगैरह सब में आपकी वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्च का वीडियो भी बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं मार्च का वीडियो भी बहुत जल्दी आप तक लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।